हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने पेपर फर्स्ट का यूनिट हमारा सेकंड चल रहा है, जिसके हम दो संविधानों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ब्रिटेन का और अमेरिका का, यूएसए का जो संविधान है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यूनिट सेकंड का हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीन, यानी चीन का संविधान। आज हम चीन के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, चीनी गणराज्य जो है वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। चीन में बच्चों सन 1949 में 1949 में एक साम्यवादी क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद जो है वो चीन में अब तक 4 संविधान उसके लागू हो चुके हैं। इसका जो पहला संविधान बना था वो 1954 में लागू हुआ और दूसरा संविधान इसका 1975 में लागू हुआ था। तीसरा संविधान 1978 में लागू हुआ और चीन का जो वर्तमान यानी चौथा जो संविधान है वो चीन की जो पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता देंग जियाओपिंग उनके नेतृत्व में 4 दिसंबर सन 1982 में इसका चौथा संविधान जो था वो लागू किया गया और इसके जो संविधान की प्रस्तावना में ही इसकी ऐतिहासिक जो विरासत है उसका उल्लेख किया गया है। अब हम जनवादी चीन के संविधान की कुछ निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम इसके पॉइंट लेंगे। सबसे पहला जो है इसकी विशेषता वो है संविधान की प्रस्तावना। बच्चों, चीन के संविधान में ही अन्य जो देश हैं उन्हीं के समान यानी दूसरे देशों के समान ही जो है वो चीन के संविधान में भी इसकी जो प्रस्तावना है उसका जो है वो शामिल किया गया है या उल्लेख किया गया है या उसे में समावेश किया गया है। लेकिन चीन के संविधान की जो प्रस्तावना है बच्चों वो दूसरे देशों के जो संविधान की प्रस्तावना है उससे बहुत ज़्यादा ये लंबी है। इसके प्रस्तावना में जो है वो इसके कुछ महत्वपूर्ण संविधान के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जो है उसका उल्लेख या उसका वर्णन जो है उसके अंतर्गत प्रस्तावना में किया गया है। अब हम लेंगे इसका दूसरी विशेषता, लिखित व निर्मित संविधान। बच्चों, चीन का जो वर्तमान संविधान है वो लिखित और निर्मित है यानी उसे लिखा गया है और बनाया गया है, जिसे कि राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है चीन में बच्चों राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसने जो है वो 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर 1982 को जो है वो पास करने के बाद उसी दिन से जो है उसको लागू कर दिया। और इस संविधान के बच्चों कहते हैं 5 जो है वो भाग है, यानी जैसे हमारे भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वो चीन के संविधान में जो है वो 5 भाग हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वो है जनतांत्रिक केंद्रीकरण। बच्चों, चीन के नया जो संविधान बना था यानी जो चौथा संविधान बना था उसमें जनतांत्रिक केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो की गई थी। यह चीन का जो संविधान है उसकी एक अनोखी विशेषता है, यानी जो जनतांत्रिक केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो चीनी संविधान की एक बहुत ही अनोखी अलग जो विशेषता है वो है। अब नेक्स्ट है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। बच्चों, चीनी नागरिकों को यानी चीन की जो जनता है प्रजा जो है उसको शासन में जो है वो भाग लेने का जो है वो अधिकार प्राप्त है, यानी वहाँ की नागरिक जो थे वो शासन कार्यों में जो है वो सक्रिय रूप से भाग ले सकते थे। इसके लिए हर स्तर पर यानी हर स्तर पर जो है वो स्थानीय जनसभाएं जो थी वो गठित की गई और उनके माध्यम से ही जो है वो किसानों को, मजदूरों को और साधारण तबके के जो लोग थे उनको भी वहाँ के जो शासन कार्य है उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य। बच्चों, चीनी जो है वो बहुराष्ट्रीय राज्य होते हुए भी यानी चीन जो था एक बहुराष्ट्रीय राज्य था और ये बहुराष्ट्रीय होते हुए भी जो है उसने एकात्मक राज्य यानी संपूर्ण जो देश की प्रजातांत्रिक प्रशासनिक जो संपूर्ण देश की जो भी प्रशासनिक है वो उस दृष्टि से उसको जो है वो प्रांतों में, स्वायत्तशासित क्षेत्रों में
और सीधा जो है वो केंद्र सरकार के अधीन जो है उसको कर दिया गया, यानी नगर पालिकाओं में उसको बांट दिया गया। वर्तमान समय में बच्चों चीन में 21 प्रांत है यानी राज्य हैं, और स्वायत्तशासी जो क्षेत्र है वो 5 हैं, और 3 वहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं। कहाँ कौन सी है वे 3 नगर पालिकाएँ? बीजिंग, शंघाई और तियानत्रित, यानी जो तियानत्रित है, बीजिंग, शंघाई और तियानत्रित, ये 3 जो नगर पालिकाएँ हैं वो चीन में हैं। तो ये है इसके एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि जो सारी शक्ति है वो लोगों की है, यानी चीन में जो भी शक्ति है वो सभी शक्ति जो है किसमें निहित है? जनता में, लोगों में। चीन का जो संविधान है उसकी मान्यता, वो चीनी जो संविधान है बच्चों, वो इस मान्यता पर आधारित था कि उसकी जो सारी शक्ति, सारी जो पावर है वो लोगों की है, और वे ही जो है इसका प्रयोग है वो करते हैं, यानी लोग जो है वो, लोगों के पास सारी शक्ति है और वही उसका प्रयोग करते हैं। चीन के संविधान का जो आर्टिकल 2 है उसके तहत जो है वो सारी शक्तियाँ जो है वो लोगों में केंद्रित की गई है या लोगों को दे दी गई है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य। बच्चों चीन का जो वर्तमान संविधान है उसमें अनुच्छेद 2 के तहत जो है वो नागरिकों को मूल अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं, और कहा जाता है कि चीन में जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनको अपृथक्करणीय जो है वो बनाया गया है। जैसे हमारे भारत में भी जो नागरिकों को मूल अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार चीन में भी जो है वो नागरिकों को मूल अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। बच्चों संपत्ति जो प्राप्त करने का जो है वो एक विशेषकर, यानी विशेषकर क्या, उत्तराधिकार से जो प्राप्त संपत्ति है उसका जो अधिकार है वो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी जो विचारधारा के अनुरूप है वो नहीं था वहाँ पर। और चीन के जो वर्तमान संविधान है उसका आर्टिकल 13 में है चीन के नागरिकों को केवल जो है, न केवल जो अर्जित की गई संपत्ति है वही रखने का अधिकार दिया, बल्कि जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई संपत्ति है उसके अधिकार को भी उसमें सुरक्षित रखा गया, यानी जो निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो भी चीनी नागरिकों को उसके आर्टिकल 13 के तहत, यानी अनुच्छेद 13 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, समाजवादी राज्य। बच्चों 1982 की जो चीनी संविधान की धारा थी, यानी जो चौथा संविधान बना था, उस संविधान की धारा 1 में जो है वो चीन की समाजवादी राज्य और सर्वहारा का जो अधिनायकवाद है उसका जनवादी गणराज्य है उसको घोषित किया गया। यानी 1982 का जो चौथा संविधान बना था उसकी धारा 1 में चीन को समाजवादी राज्य और सर्वहारा का जो अधिनायकवाद है उसका जनवादी गणराज्य घोषित किया गया चीन को। इस तरह से वहाँ जो है वो सामंतवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, और जो उत्पादन और वितरण के जो भी सभी साधन जो थे उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। तो ये थी इसकी समाजवादी राज्य इसकी विशेषता। नेक्स्ट इसकी विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। बच्चों चीन के जो संविधान है उसमें एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसको जो है वो अपनाया गया है। बच्चों यद्यपि जो चीन जो था वो एक बहुत ही जो है विशाल, मतलब भूभाग विशाल, बहुत बड़ी जो जगह है उस पर, और बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो था, उन सबको ध्यान में रख कर ही जो है उसे प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और जो है उसमें बांट दिया गया, यानी प्रांतों में और स्वायत्त जो लोकल जो क्षेत्र जो थे उसमें उसको बांट दिया गया। फिर भी ये सभी जो थे वो प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी, यानी ये सभी जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो अपने अस्तित्व के लिए और शक्तियाँ तथा जो अधिकार है उन सब के लिए जो है वो केंद्र सरकार जो थी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसकी, उस पर वे डिपेंड
रहती थी। इकाइयाँ जो थी उसको भी संविधान से सीधे अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे कि वो डायरेक्ट जो है वो उससे वो अपने राइट जो है वो प्राप्त कर ले, तथा वे राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो थी उस कानून के अंतर्गत ही अपना कामकाज करती थी। यानी चीनी जो प्रांत थे और स्वायत्त शासित जो क्षेत्र थे वो चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उन कानूनों के अकॉर्डिंग यानी उसके अंतर्गत ही अपना सारा प्रशासनिक कामकाज करती थी। नेक्स्ट इसकी विशेषता है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था। बच्चों, चीन का जो 1982 का संविधान था बना, चौथा संविधान, उस संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 79, उसके तहत चीनी जो गणराज्य है उसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद है उसकी व्यवस्था की गई थी, तथा उसका जो चुनाव है यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराने का जो अधिकार जो था, राइट जो था, वो वहाँ की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसको दिया गया। यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास ये अधिकार था कि वो चीनी जो है राज्य उसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है वो चुनाव करवा सके। नेक्स्ट है इसकी बहुराष्ट्रीय राज्य विशेषता। बच्चों, चीनी जो था वो राज्य वो एक बहुराष्ट्रीय राज्य था, यानी बहुत सारे उसमें राष्ट्रीय राज्य थे, यानी बहुत सारे जो है धर्मों के, जाति के, वर्ग के जो लोग हैं वहाँ निवास करते थे। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो तो राष्ट्रीयता है वो है राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भी जो है वो वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, यानी बहुत अधिक जनसंख्या वाली राष्ट्रीयता थी, लेकिन इस राष्ट्रीयता के जो आधार पर वहाँ पर जो लोगों के साथ है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी राष्ट्रीयताओं के जो लोग थे उनको अपनी भाषा है या उनकी कोई विधि है और उनकी जो संस्कृति है उन सब की जो है सुरक्षा करना और उनकी संस्कृति और उनकी भाषा का जो है वो भी विकास करने का जो अधिकार है वो भी उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है विदेशियों को अधिकार। बच्चों, चीनी संविधान का आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में जो है वो देश के अंदर जो उसके देश के चीन देश के अंदर जो रहने वाले सभी विदेशी व्यक्ति जो थे उन व्यक्तियों को जो है वो कुछ उचित अधिकार और उनकी जो हितों का है वो सुरक्षा की या उनके संरक्षण करने की जो गारंटी है वो दी गई थी। लेकिन इन विदेशियों के लिए यानी जो ये विदेशी जो थे चीन में बाहर से जो अलग अलग कंट्री से जो लोग आकर वहाँ बस गए थे उनके लिए चीनी जनवादी गणराज्य है उसके सभी जो कानून हैं उन कानूनों का भी उनके लिए पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी विदेशियों को जो है वो चीनी गणराज्य के जो भी कानून हैं बनाए गए उन कानूनों का पालन करना भी उनके लिए अनिवार्य था। नेक्स्ट इसकी लास्ट विशेषता है विदेश नीति। बच्चों, चीन के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश की जो अपनी विदेश नीति है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत जो सिद्धांत हैं उसके उन सिद्धांतों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, ये है जनवादी चीनी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। बहुत सारी है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन मैंने कुछ प्रमुख ही यहाँ पर लिए हैं। अब हम जनवादी चीन की सामाजिक व्यवस्था और उसकी आर्थिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है उसके बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, सन 1949 की जो चीन की क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति, उस क्रांति से जो पहले है वो चीन की सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कहते हैं बहुत ही अच्छी थी। चीन की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही बच्चों पुरानी है और उसकी संस्कृति पर जो है वो उसका प्रभाव जो है यानी चीनी जो संस्कृति है उस संस्कृति का प्रभाव विभिन्न अलग अलग जो देश हैं उन पर भी पड़ा। यानी चीनी संस्कृति का जो प्रभाव है वो अलग अलग देशों पर भी पड़ा और चीन की संस्कृति जो है वो वहाँ की सुप्रसिद्ध एक प्राचीन दार्शनिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस जो थे उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुई वहाँ की संस्कृति। चीन जो था बच्चों एक बहुराष्ट्रीय देश था,
जिसमें कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीयता वाले लोग जो थे वो रहते थे। और चीन में बच्चों महिलाएं जो थी उनको भी पुरुषों के बराबर जो वो अधिकार है वो प्रदान किए गए। यानी अब चीनी जो महिलाएं थी उनको पारिवारिक जीवन जीने के साथ साथ ही वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सभी जो क्षेत्र हैं उसमें भी वे पुरुषों के जो है वो समान जो है वो बराबर अधिकार रखती थी। उनको भी पुरुषों के बराबर समान वेतन जो था वो भी मिलता था। तो ये थे चीनी जो गणराज्य है उसकी सामाजिक और आर्थिक सामाजिक जो है वो विशेषताएं। बच्चों कहा जाता है कि चीन में जो है वो शिक्षा का यानी जो प्राचीन समय से जो है वो चीन में शिक्षा जो थी उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और वहाँ बच्चों को अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो भी प्रदान की जाती थी। 1949 की जो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई उसके बाद तो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में जो है बहुत भारी उन्नति भी कहते हैं हुई थी। तो ये थे चीन का जो है उसकी इस प्रकार से वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी। अब हम लेते हैं चीन के जो है वो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। बच्चों चीन की जो 1949 की साम्यवादी क्रांति हुई थी उससे पहले कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जो थी वो बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से पिछड़ी हुई थी। और कृषि और उद्योग जो थे ये दोनों ही क्षेत्र में चीन जो था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ कहा जाता है कि इतना पिछड़ा हुआ था। चीन एक कृषि प्रधान देश तो था बच्चों, और वहाँ की जो 20% जनता थी यानी 20% जो लोग जो थे वो वहाँ कृषि कार्यों में लगे हुए थे, यानी कृषि का जो है वो काम करते थे। चीनी में बच्चों भूमि का जो है वो पुनः वितरण कर दिया गया था और खेतों का जो था वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और वहाँ पर जो है वो एक जन कम्यून है उसका भी संगठन किया गया। जन कम्यून, कम्यून का अर्थ क्या होता है? कम्यून का अर्थ यह है बच्चों कि ग्रामों यानी गांव और नगरों का एक ऐसा संगठन जो कि अपने पूरे आर्थिक जीवन का जो है वो स्वयं यानी खुद जो है वो अपना संचालन करे। और सभी जो खेत थे वहाँ पर कारखाने, शिल्प और व्यवसाय जो थे वो कम्यून की संपत्ति माने जाते थे। चीन के औद्योगिक विकास में जो है बच्चों वो रूस ने बहुत बड़ी सहायता की। यानी जब चीन का औद्योगिक विकास है उसका औद्योगिक विकास करने में रूस ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। चीनी नेताओं ने तो जो है वो रूस से प्रेरणा लेते हुए भारी व बुनियादी जो उद्योग थे, जो बेसिक उद्योग धंधे थे उनके विकास में जो है विकास करने की बहुत ही जो है वो प्लानिंग की यानी योजना उनके द्वारा बनाई गई। तो ये था बच्चों जनवादी चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। तो ये अपना चीन का संविधान जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।